भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। कोई भी सामान, कोई भी सर्विस बाजार में लेने जाइए, कोई ना कोई तो ऐसा है जो पैसा लेके वो काम आपका करवा देगा। ये बाजार का नियम है, ये बाजार का उसूल है। पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। चीन को जब भारत को ट्रोल करना था सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो उसने पाकिस्तानियों को पैसे दिए और बोला कि हम तो ये काम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी भाषा वो लोग समझते नहीं है भारतीय, तुम ये काम करो। तो पाकिस्तानियों ने पैसे लिए। और अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो 24 घंटे जो लोग कश्मीर 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 और सिर्फ कश्मीर कहते आ रहे हैं, वो लोग अब सिर्फ लद्दाख 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 और सिर्फ लद्दाख ही कह रहे हैं। क्यों? उसका कारण है दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जो पैसे मिले हैं वो लद्दाख लद्दाख करने के लिए मिले हैं। पहले जो पैसे मिलते थे वो कश्मीर कश्मीर करने के लिए मिलते थे। सारा खेल पैसे का है, नगद नारायण का है। बहस शुरू करते हैं और पहला बार चीमा साहब करेंगे एज यूजुअल, हमारे बचपन के साथी हैं। चीमा साहब पहला बार करेंगे। चीमा साहब, बहस सिर्फ इतनी है कि, और एक लाइन की बहस है, ज्यादा बड़ी बहस इस बार नहीं रखी, एक लाइन की यह बहस है कि पिछले इतने सालों से सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ मैंने पाकिस्तान से अगर एक लफ्ज सुना वो था कश्मीर। कश्मीर के अलावा मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ कश्मीर 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 और कश्मीर। लेकिन अब क्या हुआ है कि पिछले एक महीने से वही पाकिस्तानी जो सिर्फ कश्मीर बोल रहे थे, अब लद्दाख 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 बोल रहे हैं। अच्छा सर, मैं सच बताऊं आपको, मैं तो गया नहीं अभी फिलहाल लद्दाख पिछले एक दो महीने में कि मैं इसके बारे में कमेंट करूं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जानकारी है लद्दाख के बारे में। तो मैं चीमा साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा सर कि चीमा साहब, आपके पास 2 मिनट हैं, आप चीमा साहब जरा बताएं कि क्या हो रहा है लद्दाख में, क्या सुना है आपने सर, बताइए। पूरा लद्दाख चला गया चीन के पास और अब चीमा साहब लद्दाख आएंगे तो वीजा लेंगे चाइना से। ये स्टोरी चल रही, क्या चल रहा है चीमा साहब, जरा बताइए ना। मैं, वी आर ऑल इंटरेस्टेड टू हियर। जी मैं बताता हूं। जो हमें पता चला है मेजर साहब, वो ये पता चला है कि वहां एक भी गोली नहीं चली। मुझे जो पता चला है वहां पे एक भी गोली नहीं चली, वहां पे सिर्फ डंडे सोटे चले हैं। एक बात, इंडिया ने और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है उसमें बहुत फर्क है। चाइनी अपनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में बहुत कामयाब रहे, हालांकि उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं बाहर निकाली। आपके पास मीडिया भी था और आप अपनी इस फुल स्केल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बावजूद यू लॉस्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट और बैटल एट दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता में आपको प्रॉब्लम हुई। आपका एट होम इमेज खराब हुआ है लद्दाख की वजह से। हमें पाकिस्तान को आप भले इल्जाम दें कि पाकिस्तान लद्दाख की बात कर रहा है, देखे चले मिसाल के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिए, इंटरनेशनल मीडिया को भी पैसे दिए, अल जजीरा, बीबीसी, CNN, पूरी दुनिया बोल रही थी, अमेरिकन सेनेट बात कर रही है, पूरी दुनिया बात कर रही है, क्या हम बात कर रहे हैं? मेजर साहब, आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये आप लद्दाख पे नहीं आ रहे, ये गलवान वैली पे नहीं आ रहे, ये आप दिल्ली में हारे थे क्योंकि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप वो काम नहीं कर सकी जो कि उनको करना चाहिए था। सो आप भले पाकिस्तान पे इल्जाम दे दें जी कि पाकिस्तान जो है वो 500 प्रोपेगेंडा जी, ट्विटर हैंडल। देखें, आपको चाइनीज नहीं आती इंडियंस को, लेकिन चाइनीज को हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है और इंग्लिश भी आती है। सो अपनी कमजोरियों का इल्जाम हम पे ना दे जनाब के हमें जो है ना वहां पे जो प्रॉब्लम हुआ है। इंडियन चाइनीज एम्बेसडर, जो इंडिया का चाइना में एम्बेसडर है, वो कह रहा है कि चीनी वापस चले जाएंगे। इंडियन प्रधानमंत्री कह रहा है कि नहीं, चीनी आए ही नहीं थी, हमारी टेरिटरी नहीं ली। कंफ्यूजन आपके घर है मेजर साहब, हमें इल्जाम दें तो जरूर दें, हमें जारी बात है, हम वो एक खिलाड़ी है जिन्हें आप मार लें, लेकिन घर में देखे हमें कुछ ना कहें। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बोला कि आप ये लड़ाई लद्दाख और गलवान में नहीं हारे, आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और हर जगह हारे। पर एक बात अच्छी है चीमा साहब, कम से कम आपने ये तो नहीं बोला कि लद्दाख चीनियों के पास चला गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज चीमा साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास थोड़े समय के बाद, लेकिन वैभव है स्क्रीन पे, मैं वैभव से बात करना चाहता हूं। वैभव, एक तो ये पीछे बड़ा अच्छा फ्लैग, ये टिबेट का फ्लैग है वैभव, जो आपके पीछे फ्लैग आपने लगा रखा है, फ्री टिबेट का है ये जी? हाँ, वेरी गुड। तो वैभव ने बिल्कुल ठीक अपने बैकग्राउंड में फ्रेम बहुत बढ़िया फ्री टिबेट का फ्लैग लगा रखा है, बहुत ही शानदार। वैभव, 2 बातें हैं। एक तो जो चीमा साहब ने बोला वो एक नजरिया है, नुक्ता नजर है पाकिस्तानी होने के नाते, और चीमा साहब का पूरा हक है वो अपना नुक्ता नजर रखने का। लेकिन ठीक है, नैरेटिव चाइना ने कुछ नहीं बोला, हमारी मीडिया ने बहुत कुछ बोला, हमारी मीडिया ऐसी है, चाइना की मीडिया वैसी है, वो सब ठीक है अपनी जगह।
लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर चीमा साहब ये कह रहे हैं कि चीनियों को सब आता है, उनको हिंदी आती है, उनको उर्दू आती है, आई एम श्योर उनको पंजाबी भी आती होगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि साहब एक बात बताएं आप, हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, हमने उनको ऑनर करा, हमने उनको पब्लिकली ऑनर करा, पब्लिकली हमने बोला कि साहब 20 हैं हमारे शेर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, हम उनके सामने नमन करते हैं, हाथ जोड़ के सर झुका के नमन करते हैं, हमने उनको सल्यूट करा। चाइना ने एक इंसान का भी, अपने एक सोल्जर का चाइना ने न कबूल करा, और चाइनीज वीबो जो है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, उसमें लगातार से लगातार ये बातें हो रही हैं कि ऐसा क्यों करा, जब इंडियंस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं चीन के अंदर भी हो रहा है, शायद चीमा साहब को, मुझे, वैभव को ये बातें नहीं पता, लेकिन चीन के अंदर कहीं ना कहीं तो डेजोनेंस है कि चीन ने अपने जो उनके मार्टर्स थे या जो उनके लिए जिन्होंने जान दी चीनी सोल्जर को, उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करा। वैभव, आप जरा चीमा साहब का जवाब दीजिए, और जो मैंने बात करी थी चाइनीज नॉट एक्सेप्टिंग देयर ओन कैजुअलिटीज, इसके बारे में भी जरा अपनी बात रखिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि पूरी उर्दू और पूरी पंजाबी तो खुद चीमा साहब को भी नहीं आती, तो चीनियों को क्या आनी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सैयद सोहरावर्दी थे, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि मैं पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। तो पाकिस्तान की जो हालत है वो गुलाम इब्ने गुलाम वाली है। तो जब आप चीन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आखिर एक ऐसी कंट्री जिसको बनने के लिए अंग्रेजों के सामने लेटना पड़ा हो, सर्वाइवल के लिए 70 साल अमेरिका के सामने लेटना पड़ा हो, और अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए अब चीनियों के सामने लेटना पड़ रहा है, तो उनकी अपनी खुद एक कमी की, एक बंधुआ मजदूर की अपनी खुद की कोई मर्जी नहीं होती, अपनी खुद की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। कराची में कचरा उठाने से लेकर के इस्लामाबाद के पॉश इलाकों तक, सड़क बनाने से लेकर के एयरपोर्ट्स बनाने तक, एयरपोर्ट्स पे माल ढोने से लेकर के रेलवे स्टेशंस के ऊपर ऑपरेशंस तक, सब कुछ चीनियों का है पाकिस्तान के अंदर, चीनी कंपनीज का है। तो आप पाकिस्तानियों से ये उम्मीद करना कि पाकिस्तानी के अंदर इतनी गैरत जागेगी कि वो कभी कश्मीर का मौक़िफ़ लेके खड़े होंगे चीन के सामने कि नहीं साहब, हम लद्दाख पे नहीं, हम पहले कश्मीर पे बात करेंगे, ये नहीं होने वाला। अगर आपने देखा हो तो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े चैंपियंस ऑफ कश्मीर कॉज थे, सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट, पुराने रिटायर्ड जनरल्स, अगर आप उनके ट्विटर हैंडल्स, उनकी फेसबुक प्रोफाइल्स देखें तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बेहतर जानते हैं, लेकिन वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि लद्दाख में चीन आके बैठ गया है। अब ना उनमें से कभी कोई लद्दाख आया है, ना उनको पता है कि एग्जैक्टली लद्दाख कहाँ है, लेकिन एक ऐसी कंट्री जिसने शख्सगाम वैली, एक कश्मीरी टेरिटरी चाइना को बेच दी हो, वो आज ये सेलिब्रेट कर रही हो कि लद्दाख में चीन आके बैठा है, तो ये कश्मीरियों के और जो सो कॉल्ड कश्मीरी कॉज के ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जो कंसर्न शो करता है पाकिस्तान कश्मीर की तरफ, वो कितना खोखला है। और आपने जहां तक बात की कि चाइना अपनी कैजुअलिटीज ओन नहीं कर रहा, देखिए दुनिया में कोई भी अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हैं वहां पे मीडिया कंट्रोल होता है, वो कभी भी अपनी कैजुअलिटीज ओन नहीं करती। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड में उन्होंने अपने खुद के 50 लाख 1 करोड़ बंदे मार दिए। पाकिस्तान ने खुद ने ईस्ट पाकिस्तान में जो आप बांग्लादेश है वहां पे अपने खुद के जो है 30-40 लाख लोग मार दिए। तो ये अथॉरिटेरियन बारबेरिक रिजीम्स जितनी भी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, इन्होंने अपनी कैजुअलिटीज अपने सिविलियंस की या अपनी आर्म्ड फोर्सेस की कभी ओन नहीं की है आज तक, और ये आगे भी कभी नहीं करेंगी। अगर आपको याद हो तो कारगिल वॉर में भी जो मार्टिर्स थे, जो शहीद हुए थे पाकिस्तानी सैनिक, उनको भारत ने जो है कि फुल स्टेट ऑफ ऑनर के साथ उनको दफनाया था। पाकिस्तान ने 12-13 साल बाद जा करके रहील शरीफ ने उनको ओन किया था। जी बिल्कुल, थैंक यू वैभव। और मैं जाता हूं आरजू काज़मी साहिबा के पास, इसके पहले कि मैं उनसे बात करूं, ये बात बता दूं कि ये जनरल अजीज ने एक इंटरव्यू दिया था पाकिस्तान टीवी पे, और यही बात जो वैभव कह रहे हैं, जनरल अजीज ने भी उस इंटरव्यू में बात करी थी। एक यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। जब बोला था कि शुरू में हम लोगों ने अपनी खुद की कैजुअलिटीज भी एक्सेप्ट नहीं करी। काफ़ी इंडियन यूनिट्स ने काम करा था कारगिल में कि पाकिस्तानियों को वहाँ पे बेरी करा था। एक यूनिट थी 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 13 जैकरिफ यूनिट थी जिसने ये काम करा था। 13 जैकरिफ, मैं बताता चलूं, 2 परमवीर चक्र हैं एक यूनिट में, एक ही लड़ाई यानी कारगिल के युद्ध में एक यूनिट को 2 परमवीर चक्र। ऐतिहासिक यूनिट है, मजबूत तगड़ी यूनिट है 13 जैकरिफ, उसने भी ये काम करा था, और भी यूनिट्स हैं। खैर, मैं जाता हूं आरजू काज़मी साहिबा के पास। मैडम, आप बताइए क्या चल रहा है लद्दाख में, क्योंकि
एज एन इंडियन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पाकिस्तानियों को बहुत पता है लद्दाख में क्या चल रहा है। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या चल रहा है लद्दाख में? सर मेरे हिसाब से वही चल रहा है जो चीमा साहब ने बताया आपको लद्दाख में, लेकिन आपके यहाँ जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्योंकि मोदी जी को जिसलिए वोट मिले थे कि वो गवर्नमेंट बनाए और उसके बाद लोगों को जॉब्स दें, इंडस्ट्रीज लगाएं, जो लोग सड़क पे सोते हैं आपके यहाँ वहां पे उन पे गाड़ियां तक चढ़ जाती हैं, उनके लिए कुछ करें, वो उधर कुछ नहीं कर रहे हैं और अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो कभी पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं और कभी नेपाल और चाइना के साथ उनकी टेंशन चलती रहती है। आप लोग एक तरफ कहते हैं कि जी पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, कभी कहते हैं पाकिस्तान हमारा बच्चा है, हम पाकिस्तान के बाप हैं, तो कौन सा बाप और कौन सा बड़ा भाई जो है वो अपने छोटे भाई या अपने बच्चे को भिखारी कहता है? आप लोग जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं फिर यहाँ से भी आपको जाहिर है उसी तरह की जबान में जवाब मिलता है। आप दूसरे की इज्जत करेंगे तब ही आपको इज्जत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में एम्बेसी बना देने का ये मकसद नहीं होता है, ये मतलब नहीं निकलता कि आपने पाकिस्तान को एक्सेप्ट भी कर लिया है। जब तक आप पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये टेंशंस चलती रहेंगी। लद्दाख के लिए यहाँ पे कोई मिठाइयां बांट रहा है, ना कोई खुश हो रहा है, हमें तो कोई खुशी नहीं। मुझे नहीं पता क्या इस तरह के थोड़े बहुत लोग जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे अगर आपको नजर आते हैं तो वो तो दोनों तरफ है। अगर हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके यहाँ से भी जो है आपके समेत मेजर साहब आप भी उनमें शामिल हैं जो अपने ट्विटर पे ऐसी चीजें लिखते हैं जिससे लगता है कि आपको खुशी हुई है कोई चीज गलत हो गई है पाकिस्तान में। तो ये चीजें, ये माइंडसेट तो दोनों तरफ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन उतनी परसेंटेज नहीं है। मुझे खुशी है कि ज्यादा परसेंटेज ऐसे लोगों की है जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो अच्छा सोचते हैं और जो चाहते हैं कि सब कुछ ना हो। चाइना के साथ जो लद्दाख में आप लोगों के साथ हो रहा है उसका हमें भी अफसोस है और हम चाहते हैं कि ये टेंशन खत्म हो और ये चीज इस तरह से आगे ना बढ़े। और आप लोग हथियार खरीदने में इतना पैसा लगा देते हैं, वही पैसा अपने लोगों पे लगाएं। आपके लोगों की हालत आप देखें, हमारी जैसी। हम नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ सब जो है 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि टेंशन दोनों कंट्रीज में है, दोनों पैसा जो है वो हथियारों पे लगाते हैं बजाय इसके कि अपने लोगों को खाना दें, शेल्टर दें। बारिश में धूप में लोग पड़े होते हैं, उनकी हालत खराब है, लेकिन हमारे ऐसा कोई भी नहीं सोचता। हमारी कोशिश और मीडिया की भी यही कोशिश होती है कि नेगेटिव जाए और हर हाल में इस चीज को बढ़ावा दे। बिल्कुल बिल्कुल। आरजू काज़मी साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी बढ़िया सोशल साइंस की स्पीच दी। अगली बार वैकेंसी होगी दिल्ली के किसी अच्छे स्कूल में हम आपको अपॉइंट करवाएंगे टीचर, क्योंकि आपने बड़े अच्छी तरीके से सोशल साइंस के बारे में हमें सब कुछ बताया। मैं 2 बातें आपको बताता चलूँ ना। पहली चीज़, आपने बोला कि हिंदुस्तान जंगी हथियार खरीदता है और अपने जो गरीब लोग हैं, जो मुफलिस हैं, उन पर क्यों नहीं खर्च करता भारत। तो मैडम ऐसा है कि हमारे 2 नेबर हैं, एक पाकिस्तान एक चाइना, और दोनों हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने हमसे मोहब्बत करी 1947-48 में मोहब्बत करी, 62 में मोहब्बत करी, 65 में मोहब्बत करी, 67 में मोहब्बत करी, 71 में मोहब्बत करी, 1999 में मोहब्बत करी, 26/11 में मोहब्बत करी, 1993 में मुंबई में मोहब्बत करी, और हजारों बार ऐसी मोहब्बतों का इजहार करा है। क्या करें, थोड़े से मजबूर हैं। और जहां तक नेपाल की बात है, नेपाल ने अपने मैप बदले। नेपाल ने बड़े जोरों शोरों से अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये वो, लिपू लेक हमारा है और ये हमारा है, काला पानी वगैरह, सारा कुछ नेपाल ने करा। अच्छा हुआ ये कि 4-5 दिन पहले एक चाइनीज पॉलिटिकल ऑफिसर बॉर्डर गार्ड्स के साथ आया नेपाल के अंदर। इसमें से कुछ कहानी मीडिया में आ गई है और कुछ कहानी है जो सुनी सुनाई है। वो आया, एसयूवी के ऊपर खड़ा हुआ, उसके साथ एक ट्रांसलेटर था। उसने नेपाली सिटीजन्स को क्या बोला कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आप कल तक नेपाली थे, आज आप चाइनीज हो चुके हैं। उनकी ऐसे करके सिटीजनशिप चेंज कर दी। नेपाल जो अपने नक्शे बदल रहा था एक इंडिया के ऊपर ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए, चाइना के कहने पे उसी चाइना ने नेपाल के इतने सारे गांव यूं हड़प लिए। आज वो नेपाली सिटीजन्स चाइनीज हो गए हैं। तो साफ सीधी बात है, पाकिस्तान के साथ भी यही कर रहा है। मैं जाता हूं जनरल जीडी बख्शी सर के पास। जनरल जीडी बख्शी सर, हमने यह देखा है कि जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग है, मेरा सवाल आपसे बड़ा साफ और क्लियर है सर कि सोशल मीडिया पे आपका भी बहुत तगड़ा अच्छा प्रेजेंस है। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि ऐसी क्या बात है, जो लोग कश्मीर कश्मीर करते थे, उन्होंने कश्मीर, पाकिस्तानियों ने कश्मीर करना क्यों बंद कर दिया सर? दिन में जो 10 बार सिर्फ कश्मीर करते थे प्रोफेशनल, और यहां तक कश्मीर करते थे कि साहब नवाज शरीफ ने झूठ बोल दिया कि मैं कश्मीरी हूं।
सारे के सारे मीरपुर वाले बोलते हैं हम कश्मीरी हैं, जबकि उनको एक लफ्ज कश्मीरी का नहीं आता। दे ऑल स्पीक सम वेरिएंट ऑफ पंजाबी। इन लोगों ने बोल दिया कि साहब हम भी कश्मीरी हैं। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं सर कि कश्मीर की मोहब्बत कहां गई पाकिस्तान की? अब सब लद्दाख लद्दाख हो रहा है, ये क्या चक्कर है सर? एक्चुअली गौरव, मुझे तो बड़ा रिलीफ लग रहा है पाकिस्तान से जो कश्मीर की कैकोफनी, जो कश्मीर का फटा चीथड़ा रिकॉर्ड चले जा रहा है पिछले 73 सालों से। कुछ तो उसकी ट्यून में चेंज हुआ, कुछ तो इनको नया सेलिब्रेट करने को मिला अपनी तरफ से। और देखिए, हमारे यहाँ एक जानवर है, उसे कहते हैं हाइना। हाइना ये लोमड़ और गिद्दड़ जात के बीच की चीज है। और हाइनास जो है ये बड़ी अजीब तरह से हंसते हैं साहब। कभी जंगल में इनकी आवाज सुने, इनकी खसूसियत ये होती है कि जब दो शेर बड़े जानवर लड़ रहे होते हैं तो ये जो है ये साइड पे आके बड़ी आतुरता से बैठ जाते हैं कि कौन गिरेगा कौन मरेगा, तो ये उस पे झपट्टे मारेंगे, उसका मीट खा के दौड़ेंगे, क्योंकि जीते जागते तो उसको वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये हाइना एक्ट करने के माहिर है। और जब भी भारत का चीन से कुछ हुआ है, झगड़ा हुआ है, हमारी तू मैं हुई है, ये लाल टपकाए हाइनास की तरह साइड में बैठ जाते हैं। और अब तो इनके जो तमाम ट्विटर आर्टी हैं वो ये हाइना एक्ट में लगे हुए हैं। उनको बड़ा खुशी हो रही है कि वो समझ रहे हैं कि शायद चीन ने हिंदुस्तान को बड़ी गफलत में डाला है। ये बेचारों को ये नहीं पता कि इनके आका पिट चुके हैं और खिसियानी बिल्ली की तरह वो छुपा रहे हैं कि उनको चोट लगी। उन्होंने बड़ा एक क्लेवर एक्ट किया कि साहब, जो हमारा 1996 का अकॉर्ड था जिसके तहत फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं हो सकती बॉर्डर के 2 किलोमीटर आले द्वाले, जिदा पंजाबी कहते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि साहब बेसबॉल बैट में कांटे की तार लपेट ली, कील लगा दिए और नुकीले पत्थर ले आए, आयरन रॉड्स ले आए और हमारे जवानों पे हमला कर दिया। धोखे से पकड़ा 15-16 की रात को। गलती से इन्होंने हमारे सीओ साहब को घायल कर दिया। अब किसी भी पलटन में, और वो पंजाबी पलटने भी बिल्कुल हमारी जैसी ही हैं, अगर सीओ साहब को आप हाथ लगा दो तो पलटन तो बौखला जाती। वो पलटन पगला गई, उसके लड़के, आसपास के भी लड़के वो जाके टूट पड़े। और कोई 400 बाशिंदे थे चीन के सिपाही, अब हाइट में बेचारे छोटे हैं। हमारे सरदार 6-6 फुट्टे हैं, हमारे बिहारी भी तगड़े हैं। वो बड़ी मार लगाई साहब, बड़ी मार लगाई। उनके कोई 46 बंदे अफराद जो हैं बेचारे शहीद हो गए। अब वो छुपाते फिर रहे हैं। हमने तो अपने शहीदों को नमन दिया, सब कुछ किया। चीन वाले जो हैं अभी तक वो बता नहीं पाए हैं। अब खिसियानी बिल्ली की तरह जो पाकिस्तान में चीन की पूजा करने वाले हैं, जो चीन को अपना नया आका मानते हैं, और इमरान खान साहब तो अमेरिका को बोल रहे हैं अमेरिका दफा हो, अब हमारा नया एलाई है चीन, और ओसामा बिन लादेन अब हमारा शहीद हो गया। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसके तुमने पैसे देने बंद किए, पैसे फेंकने बंद किए। एक पंजाबी में लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं, एक खेल होता है मत्था टेको ते पैसा चुको। तो ये मत्था टेक के चीन को पैसा चुक रहे साहब। अब और क्या कहा जाए अपने पाकिस्तानी दोस्तों को। जी फखर यूसुफ साहब, आपने सुना जनरल साहब ने क्या बोला, और जनरल जीडी बख्शी सर ने बताया कुछ पंजाबी में बोला। मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, वो चीमा साहब मुझे, मेरे कोच हैं चीमा साहब, सिखा रहे हैं मुझे, ही विल टीच मी। ये हाइना इज लकड़बग्गा सर, आपने उर्दू में भी शायद लकड़बग्गा ही कहते होंगे। अगर मेरी गलती नहीं है तो आई थिंक हाइना को लकड़बग्गा ही कहते हैं। अच्छा, एक छोटी सी रिपोर्ट मैं दिखाना चाहता हूं सर, छोटी सी रिपोर्ट, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं फखर यूसुफ साहब के पास जाऊंगा। देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। ये देखिए, ये यहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे ये अवार्ड दे रहे हैं, और कुछ सोल्जर्स हैं आपको दिख रहे हैं, कुछ जवान हैं, एक जेसीओ साहब हैं,
उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद गए उनको ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन देने के लिए। तो इन लोगों को ये कमेंडेशन इन लोगों ने दिया क्यों? क्योंकि 5 जून को एक एक्शन हुआ था। 5 जून को, आप सबको 15 जून का एक्शन तो पता है, एवरीबॉडी नोज कि 15 जून को क्या हुआ था, जब बिहार की पलटन, पंजाब की पलटन और एक मीडियम और एक फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी की उन्होंने चाइनीज की जैसे रुई को धूनते हैं उस तरीके से धुना था। लेकिन उसके 10 दिन पहले भी एक एक्शन हुआ था। यह एक्शन हुआ था पेंगोंगसो लेक पे। पेंगोंगसो लेक, अब क्योंकि पहले तो मैंने बात कभी बताई नहीं, ना मीडिया पे बताई, ना मैंने कहीं और ये बात डिस्कस करी, लेकिन आज जरूरी है कि ये बात मैं सबके सामने रखूं क्योंकि मुझे बहुत फक्र है। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनका नाम है नायब सूबेदार प्रेम सिंह, डेल्टा कंपनी 17वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट। ये मेरी पलटन है, ये मेरी पलटन है जिसने 5 जून को चीनियों के पैर तोड़े थे। ये बात मीडिया में इतनी आई नहीं, लेकिन ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये आप देख लीजिए। कुमाऊं का शेर सर पे टोपी पे लगा हुआ और उनके कंधे पे एपुलेट्स हैं, उसमें लिखा है कुमाऊं। ये 17वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट है। ये मैंने बात तब रिवील करी, ये जग जाहिर मैंने बात तब करी जब आर्मी हेडक्वार्टर ने सबके सामने ये बात खुलासा कर दिया था कि हां, ये यूनिट जिसने चीनियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी, ये असल में 17 कुमाऊं थी। तब जाके मैंने ये बात आज मैं आपको टीवी पर बता रहा हूं क्योंकि ये इमेजेस अब कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट नहीं है, ये मीडिया पे आ चुकी हैं ऑलरेडी। आर्मी हेडक्वार्टर ने बोला था कि बताएं इनको, तो मीडिया ने इसके बारे में लिखा है। ये वो इमेजेस हैं, सूबेदार प्रेम सिंह और एक और जवान है, दोनों जवान डेल्टा कंपनी 17 कुमाऊं रेजिमेंट के हैं। 5 तारीख को चीनियों ने हिमाकत करी थी 17 कुमाऊं रेजिमेंट के AOR, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने की। उन्होंने सोचा कि होगा कोई वहां पे, चल के देखते हैं। तो वहां पे 17 कुमाऊं रेजिमेंट, जिसको हम भदूरिया पलटन भी कहते हैं, भदूरिया पलटन ने स्वागत करा चीनियों का, और ऐसा स्वागत करा कि चीनी जन्म जन्मांतर याद करेंगे। यही यूनिट, यही रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट की एक और यूनिट थी 1962 में। यहां से ज्यादा दूर नहीं है रजांगला, ये वो जगह है जहां पे मेजर शैतान सिंह भाटी और 13 कुमाऊं के 121 अहीरों ने चीनियों के सर काटे थे, 1300 चीनी मारे थे। आज उधर ही उसी के पास एक जगह है पेंगोंगसो लेक, ज्यादा दूर नहीं है वहां से। वहां पे एक और कुमाऊं यानी कि 17 कुमाऊं है जिसकी आप इमेजेस देख रहे हैं। वापस गेस्ट को लाइए जरा स्क्रीन पे और हम बहस शुरू करते हैं फखर यूसुफजई साहब के पास। तो फखर साहब, ऐसा है कि ये तो थी मेरी यूनिट की कहानी। अच्छा, वापस आते हैं सोशल मीडिया पे। साहब, क्या चल रहा है सर आपके हिसाब से लद्दाख में? लद्दाख चला गया, अगली बार आपको लद्दाख आना पड़ेगा यूसुफजई साहब, तो चीन से वीजा लेंगे, इंडिया से वीजा लेंगे, किससे लेना है? आप मुझे बता, क्यों हमें नहीं पता? मेरी तो यूनिट वहां पे, तब मैं कुछ नहीं बोलता टीवी पे कि मुझे पता है। जी जी जी, सही, बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने जहां से बहस शुरू की थी कि पाकिस्तान में कोई कश्मीर का नाम नहीं ले रहा, तो अगर आप पिछले 3 दिन या 4 दिनों की हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट्स देख ले या कुछ और देख ले, तो ये काफी सारी एक्टिविटीज कश्मीर के हवाले से हो रही है। ये नहीं है कि कश्मीर को कोई भूल गया और लद्दाख की तरफ चले गए। फिर दूसरी बात आपने की कि सोशल मीडिया में पाकिस्तान की तरफ से ट्रोलिंग हो रही है, लोग जो है ट्रोल कर रहे हैं, मतलब इस चीज को कि यार लद्दाख चला गया, वहां पे इंडिया को मार पड़ी, ये सारी चीजें। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ है, और उसमें भी आपको पता है कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है और बहुत ज्यादा लोग ट्विटर नहीं शायद यूज करते जितना हिंदुस्तान में होता है। उसके बावजूद पाकिस्तान इतना, मतलब पाकिस्तान के 200-400 या 500 लोग इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने इंडिया का जितना भी नैरेटिव था उसको उल्टा के रख दिया। तो ये सबसे पहले तो ये बात अगर ये पाकिस्तानियों ने किया तो मैं तो मतलब सैल्यूट करूंगा कि अगर ये इतने तगड़े हुए कि उन्होंने 500 लोगों ने 130 करोड़ को एक साइड पे रख दिया। दूसरी बात आपने कहा कि लद्दाख कहां का वीजा लेके जाएंगे। फिलहाल भाई आप लोग वहां अपनी जो जंग है, जहां पे अभी आप लोगों के 20-22 लोग मारे गए और आप दावा करें कि 46 उनके मारे गए, लेकिन कोई भी मुल्क
किसी भी मुल्क के अगर 46 लोग मारे जाए तो कोई नहीं छुपा सकता, वो बेशक पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या चाइना हो। मानता हूं कि वहां पे मीडिया की बड़ी सख्त स्ट्रिक्टनेस है चाइना की, लेकिन इसके बावजूद भी आप नहीं छुपा सकते, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर निकाल लेता है। तो ये चीज तो अगर उनके बंदे मरे होंगे तो वो बात सामने आएगी। वो आपने मतलब आपकी फौज जिस तरीके से भी उनके साथ लड़ी है। और एक और बात आपने कही कि भाई पाकिस्तान जो है पैसे लेके ये चीज कर रहा है। पाकिस्तान की चाइना के साथ बहुत पुराने मतलब रिलेशन है। जनरल बख्शी साहब ने कहा कि अमेरिका को कहा कि आप दफा हो जाओ। अमेरिका के साथ आपके पहले ताल्लुकात शायद इतने नहीं थे, रशिया के साथ ज्यादा थे, लेकिन अब आपके अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात है, रशिया के साथ भी और चाइना के साथ भी आपका 92 बिलियन US$ का बिजनेस है। बेशक जितना मर्जी आपका झगड़ा हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया में कोई मतलब फॉरएवर आपकी किसी के साथ मतलब झगड़ा रहता है या फॉरएवर आपकी उनके साथ दोस्ती रहती है। ये दुनिया का कानून है, तो ये सब चलता रहता है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भी ये देखता है कि पाकिस्तान को कहां से बेनिफिट हो रहा है, हिंदुस्तान भी ये देखता है कि कहां से उनको फायदा हो रहा है। अगर उनके 3 शिप कैरियर 2017 के बाद पहली दफा एशिया ओशन में आए हुए हैं, तो इसीलिए आए हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि मतलब चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सके और इंडिया को बैकअप दे सके। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें, ये दुनिया का रूल रेगुलेशन है, ये चलता रहता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने कोई अनहोनी की हुई है। जी 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 बिल्कुल। फखर यूसुफ साहब, मैं जाता हूं सुशांत सरीन जी के पास। एक तो सुशांत जी से माफी मांगूंगा, इतना टाइम हो गया मैं आपके पास आ नहीं पाया। इसके पहले मैं 2 बातें अपनी कह दूं। आपने बोला ना कि आप सैल्यूट करेंगे पाकिस्तानी ट्विटर पे इतने कम हैं, और फिर भी 130 इंडियंस का नैरेटिव मोड़ दिया। सर सैल्यूट तो सर इमरान खान भी ओसामा बिन लादेन को कर रहा है सर, उसको शहीद बोल रहा है, तो इस सैल्यूट वैल्यूट को आप इतनी तवज्जो ना दें। इमरान पार्लियामेंट में ये बोल रहा है, मुझे तो हंसी आ रही बोलते हुए कि ओसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया। फिर पाकिस्तान बोलता है कि साहब हम खुद विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म हैं। अरे आप लोग जो टेररिस्ट है उसके सामने आप लोग सर झुका रहे हैं। शहीद का दर्जा तो बहुत ऊंचा होता है साहब। जो बंदा एहसानुल्लाह एहसान जैसा, जो बिल्कुल मुलव्विज है, APS पेशावर के जो बच्चे थे वो 140 बच्चे, मासूम बच्चों को कत्ल करने वाला, वो तो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है सर। सब लोगों को आप सैल्यूट कर रहे हैं जो गलत सलत काम करता है। खैर, मैं सुशांत जी के पास जाता हूं। सुशांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि ये नैरेटिव जो है अचानक, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज इट लुक्स मर्सनरी सर, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ये पूरा मर्सनरी ही नैरेटिव लग रहा है मुझे, और इसलिए मर्सनरी नैरेटिव लग रहा है कि जो लोग एक्चुअली, जो सिर्फ और सिर्फ इतने सालों से फेसबुक पे, ट्विटर पे कश्मीर 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 कर रहे थे, अचानक उन्होंने सुर बदल दिया अचानक, और अब वो कश्मीर की बात नहीं कर रहे। कश्मीर का कोई बड़ा स्टेटमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर रहे हैं सर। कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से छोटा मोटा सर स्टेटमेंट इनका आता रहता है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू बी रेलिवेंट। कश्मीर के नाम पे पैसे बहुत लोगों ने लिए ना सर। मौलाना फजलुर रहमान खुद उस कमेटी के बहुत बड़े चेयरमैन हुआ करते थे, शायद अभी है नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं कि स्विच इन लॉयल्टी क्यों हुई सर? ये अचानक ये वफादारी कैसे बदली? ये इश्क कहीं और कैसे चला गया सर? कश्मीर से लद्दाख कैसे पहुंच गया इश्क? यार गौरव, 3-4 चीजें हैं। देखो, एक तो इनको ज्योग्राफी का ही नहीं पता कि लद्दाख है कहां पर, लद्दाख की ज्योग्राफी क्या है, इशू क्या है, LAC क्या है, क्या नहीं। तो पहली बात तो ये। लेकिन जिस तवातर से ये लोग लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, या इनके जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें भी जिस तरीके के कंप्लीटली इल इन्फॉर्म्ड और इनके जर्नैल वर्नैल लिख रहे हैं, एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि वो इतने इल इन्फॉर्म्ड हैं, बट वो ठीक है, वो बात कोई बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मुझे जो ज्यादा अचंभा हुआ वो आपके प्रोग्राम में हुआ। आपके 3 गेस्ट हैं पाकिस्तान से, आपने तीनों को एक ही सवाल पूछा कि प्लीज आप बताइए कि लद्दाख में क्या हो रहा है, क्योंकि हमको नहीं पता। तीनों में से किसी एक ने नहीं आपको बताया कि लद्दाख में क्या हो रहा है। आए बाएं शाये की बातें करते रहे, कोई इंडियन ओशन को ले आया, तो कोई बड़ा भाई छोटे भाई को। इंसिडेंटली मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि हम पाकिस्तान के बड़े भाई बने, क्योंकि पाकिस्तान का जो कल्चर है उसमें सबसे पहला कत्ल जो होता है बड़े भाई का ही होता है। तो मैं तो नहीं चाहता कि हम लोग इनके बड़े भाई बने, क्योंकि वो बड़े खतरे की बात है इन लोगों के साथ। दूसरी चीज ये है कि इनके यहाँ पर बेगारती का भी आलम है। अपनी जो लड़कियां हैं वो तो ये चीनियों को बेचते हैं, और जब वो बात पकड़ भी में भी आ जाती है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उस पर भी कोई कदम नहीं उठाया जाता। 1-2 चीनियों को हिरासत में लिया, फिर उनको छोड़ दिया गया क्योंकि चीन से प्रेशर आया। चीनी आके इनको माल तो लगाते हैं, लेकिन अपना माल भी बनाते हैं। फिर इनको लगता है कि यार चीनियों ने तो हमारे को बड़ा एक्सप्लॉइट किया। फिर ये जो इनके वो जीनियस प्राइम मिनिस्टर है
वो एक इंक्वायरी कमीशन बिठाते हैं। इंक्वायरी कमीशन कहता है कि यार चीनी तो हमारे को लूट रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा इसको दबा दो, अभी इसको मत उठाओ इस बात को, क्योंकि चीनी खफा हो जाएंगे। अब चीनियों ने ऑब्वियसली कुछ पैसे दिए होंगे, सडनली ये थोड़े एक्साइट हो गए, लेकिन उसके एक्साइटमेंट का एक और भी मतलब है। देखिए, इन लोगों को इस्लाम से कोई बहुत ज्यादा इतना लगाव नहीं है, हिंदुओं के साथ उनकी नफरत है। तो हिंदुओं की जो नफरत है या हिंदुस्तान की जो नफरत है, उसमें ये इतने मुब्तला है कि इस्लाम को भी भूल जाते हैं। अगर इनमें थोड़ी सी गैरत होती, थोड़ी सी, ये इतने बेगैरत है कि इनके जो मुसलमान हैं चीन में, उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाता है, उनकी बीवियों के साथ चीनी सोते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं, ताकि इनकी जो अगली नस्ल हो वो चीनी हो, मुसलमान ना हो। और इनके मुंह से आवाज नहीं खुलती। इनका वो जो जीनियस प्राइम मिनिस्टर है, वो ये कहता है कि भाई चीन में क्या हो रहा है। फिर इनके मौलवी जाते हैं वहां पर, इनके जब मौलवी वहां पर जाते हैं तो वो चीन को सर्टिफिकेट देते हैं। तो इतनी जब बेगैरती अपने लोगों के साथ, अपनी औरतों के साथ कर सकते हैं और अपनी जो मुसलमान लोग हैं उनके साथ कर सकते हैं, तो फिर लद्दाख के ऊपर कुछ बयान दे देते हैं, तो मैं तो इनको संजीदगी से लेता भी नहीं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हमारे पास वक्त अब बिल्कुल खत्म हो चला है, बहुत अच्छी डिबेट हुई। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो भी लद्दाख में हो रहा है, आप उसकी फिक्र ना करें। पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, लद्दाख को हम संभाल लेंगे। आप दोबारा कश्मीर करें। मैं मिस कर रहा हूं आपके कश्मीरी बयान, मुझे अब मजा नहीं आ रहा। प्लीज कश्मीर के बारे में कुछ बोलिए। अब इतना ही वक्त हमारे पास। मैं आपको गुड बाय कहता हूं, जय हिंद कहता हूं, और मिलूंगा अगले हफ्ते भारत पाकिस्तान घमासान के साथ। तब तक के लिए मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद।